गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी स्टैट्स की क्लासेस चल रही हैं, आज मैं नई क्लास जो है आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यूनिट नंबर 4 ही है मेरा, विच इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बट चैप्टर नंबर 9 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 बेटा, मैं पहले भी यूनिट नंबर जो 3 है उसमें भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 2 है उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने इंटरवल एस्टिमेशन बनाया था। तो जब दो पॉपुलेशन का सिनेरियो होता था, तब भी हमने इंटरवल एस्टिमेशन बनाए थे। तब भी हमने चैप्टर नंबर 9 का जो बेसिक्स है कुछ डिस्कस किया था। लेकिन आज हम चैप्टर नंबर 9 का फिर से वही टॉपिक्स पढ़ेंगे। बट जो टॉपिक का जो सिलेबस होगा वो डिफरेंट होगा। आज जो हमारा सिलेबस होगा वो होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है। तो कुछ बातें मैंने सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में आपके साथ डिस्कस कर रखी हैं, वो तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उनके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। लेकिन जो नया टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उस पर हम वर्क करेंगे। ठीक। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर ए डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। ठीक है। पिछली क्लासेस में हमने इंटरवल एस्टिमेशन किया था बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, कि भाई दो पॉपुलेशन है, उनके मीन है म्यू 1 म्यू 2, और उनके जो वेरिएंसेस है उनका स्टेटस हमने बताया था अलग अलग तरीके से। तो अगर मैं उनके मीन का डिफरेंस करूं म्यू 1 माइनस म्यू 2, तो इसका इंटरवल एस्टिमेशन क्या बनेगा, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। आज हम इस क्लास में वो जो आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे कि उनके मीन के बीच का डिफरेंस है म्यू 1 माइनस म्यू 2, आइदर दिस इज एक्सेप्टेबल और दिस इज नॉट। ठीक है। तो इसमें मेरे बच्चों दो तीन केसेस हैं। सबसे पहले आप समझिए, जब मैं इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ा रहा था तो भी मैंने आपके साथ वो जो दो तीन केसेस हैं वो डिस्कस किए थे। सबसे पहला केस वन है मेरा, क्या कि बोथ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस आर नॉर्मल एंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएंसेस आर नोन। ठीक है बेटा। मींस मैं कहना चाहता हूं कि पहले केस में जो मैं दो पॉपुलेशन ले रहा हूं, पेरेंट पॉपुलेशन दोनों नॉर्मल है और उनके वेरिएंसेस जो है वो नोन है, तब मुझे काम करना है। इस टाइप की बातें मैं अपनी पिछली क्लासेस में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो ठीक है, मैंने ले लिया लेट x1 x2 अप टू डॉट डॉट xm बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन नॉर्मल म्यू 1 कोमा सिग्मा 1 स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो एक मैंने रैंडम सैंपल ले लिया m साइज का फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन जिसका मीन है म्यू 1 और वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू केस 1, जो सिग्मा 1 स्क्वायर है वो नोन है, अभी लिख देंगे। ठीक है। लेट y1 y2 अप टू डॉट डॉट yn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन नॉर्मल म्यू 2 कोमा सिग्मा 2 स्क्वायर, वेयर सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर नॉन। ठीक है बेटा। एंड these two normal populations and are independent। ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि जो दो पॉपुलेशन आप लेके चल रहे हो वो आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिपेंडेंसी की एजम्पशन अगर है तो इंडिपेंडेंसी का क्या मीनिंग है वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब टॉपिक है हमारा टेस्टिंग ऑफ
hypothesis. So let us define hypothesis as H0 मैंने डिफाइन किया, द डिफरेंस बिटवीन द मीन इज नथिंग बट डेल्टा जीरो। ठीक है, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमें यही करनी है कि जो पॉपुलेशंस आपको दी गई हैं, जिनके वेरिएंसेस नोन है फिलहाल, उनके बीच की जो सेंट्रल वैल्यू है, जो मीन है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो आपने मान लिया सर, सपोज दिस इज डेल जीरो, तो अंडर द नल हाइपोथेसिस आप ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस का डेफिनेशन होता है कि दिस इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट विच इज पॉसिबल टू रिजेक्ट। तो अब बारी ये आएगी सर, इसको रिजेक्ट कब करोगे? रिजेक्ट तब करेंगे जब नल हाइपोथेसिस सेट होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे नल हाइपोथेसिस डालूं H1, तो मैंने आपको बता रखा है H1 कैसे बना सकते हो, μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन डेल्टा जीरो। एक तो ये बना सकते हो, इसको आप क्या कहोगे, राइट टेल टेस्ट। ठीक है, सिमिलरली आप H1 बना सकते हो, μ1 माइनस μ2 इज लेस देन डेल्टा जीरो। इसको आप क्या कहोगे, लेफ्ट टेल टेस्ट। सिमिलरली आप H1 बना सकते हो, μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा जीरो, दिस इज व्हाट, टू टेल टेस्ट। ठीक है बेटा, तो दोनों तरीके के हमने टेस्ट बना लिए। ठीक, अब बारी आती है कि अगर आप राइट टेल टेस्ट बनाते हैं, टू टेस्ट टेस्ट बनाते हैं, या फिर लेफ्ट टेल टेस्ट बनाते हैं, या फिर इसका जो क्रिटिकल रीजन होगा वो किस तरफ डिसाइड करेगा। तो आपको पता है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इफ H1 इज व्हाट, μ1 माइनस μ2 is greater than delta zero, then the rejection reason for level alpha is what, z is greater than equal to z alpha। तो समझ गए होंगे, अगर आप राइट टेल्ड हाइपोथेसिस सेट करते हैं, तो रीजन ऑफ रिजेक्शन होगा कि आपके जेड की वैल्यू, यानी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हुई जेड अल्फा से, तो आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ रिजेक्शन। ठीक, सिमिलरली मेरे बच्चों, इफ H1 आपने बनाया, दैट इज μ1 माइनस μ2 इज लेस देन डेल्टा जीरो, देन द रिजेक्शन रीजन फॉर लेवल अल्फा इज जेड इज लेस देन इक्वल टू माइनस के जेड अल्फा। और समझ गए होंगे माइनस के जेड अल्फा क्यों आया, क्योंकि अब आप जो क्रिटिकल रीजन दे रहे हैं वो लेफ्ट में दे रहे हैं। चलिए, ये सब चीजें मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। नाउ इफ H1 अगर आप बनाएंगे, दैट इज μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा जीरो, देन द रिजेक्शन रीजन then the rejection region for level alpha is z is less than equal to minus के z alpha by 2 और z is greater than equal to z alpha by 2। ठीक है बेटा, तो क्योंकि टू टेल टेस्ट है, तो आधा रीजन आप लेफ्ट में देंगे, आधा रीजन आप राइट में देंगे, दैट्स वाई अल्फा बाई टू। तो क्रिटिकल वैल्यू कैसे बनेगी, एक बनेगी जेड अल्फा बाई टू राइट की तरफ, और एक बनेगी माइनस के जेड अल्फा बाई टू लेफ्ट की तरफ। तो इस तरीके से हम क्रिटिकल रीजन डिसाइड करेंगे। अब बारी आती है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की। नाउ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स
अंडर एच जीरो। ठीक है बेटा, अंडर एच जीरो क्या बनेगा? जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार। अब याद करो ये था, चलो पहले पूरा ही लिख देता हूँ। म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर बाई एम प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन, ये था। बट जब आप इसे अंडर द एच जीरो करोगे तो एक्स बार माइनस वाई बार माइनस के डेल्टा जीरो, क्योंकि अंडर एच जीरो म्यू वन माइनस म्यू टू किसके बराबर है? डेल्टा जीरो। नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर बाई एम प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन। ये आपका बन गया टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब मेरे बच्चों, सब चीजें वेरी इजी। क्यों? क्योंकि अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बना दिया तो एग्जाम में वो एक्स बार की वैल्यू देगा, वाई बार की वैल्यू देगा, डेल्टा जीरो की वैल्यू देगा। क्योंकि पहला केस है सिग्मा वन स्क्वायर देगा, सिग्मा टू स्क्वायर देगा, एम और एन देगा। जेड की वैल्यू निकालेंगे और इस जेड की वैल्यू का कंपैरिजन, जो ऊपर मैंने तीन बात लिखी है कि लेफ्ट टेल है या राइट टेल है या कौन सा टेल है, कंपैरिजन करेंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाएगी कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। ठीक है। अब पिछली क्लास में भी मेरे बच्चों मैंने एक चीज आपके साथ डिस्कस करी थी, अभी भी करूंगा, कि अल्फा मोर सीरियस होता है तो हम उसको एक मिनिमम लेवल पर सेट कर देते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर होता है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि जो बीटा है, विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर, वो कैसे डिफाइंड होगी विद कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक। फिर हम ये क्वेश्चन पूछते थे कि बीटा की वैल्यू को भी अगर मैं फिक्स कर दूं तो उतना बीटा को अचीव करने के लिए मिनिमम सैंपल साइज कितना होना चाहिए। तो दोनों बातें यहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब मेरा जो टॉपिक है, बीटा एंड द चॉइस ऑफ सैंपल साइज। ठीक है बेटा, सैंपल साइज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर दो टाइप के सैंपल हैं। ठीक। तो बीटा आप क्या डिसीजन लेंगे, और अगर बीटा आपको फिक्स कर दिया जाए तो उसको अचीव करने के लिए कितने सैंपल साइजेस होने पड़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तीन होती हैं, तो तीनों बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहले भी हमने की है। नंबर वन, अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू वन माइनस म्यू टू इज ग्रेटर देन डेल्टा जीरो। ठीक है, मतलब आप राइट टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो आप रिजेक्शन रीजन दे रहे हैं वो किस तरफ दे रहे हैं? राइट की तरफ दे रहे हैं। देन तो जो आपका बीटा होगा एट सम डिफाइंड वैल्यू, आप ऐसे करोगे ना, कैसे करोगे? एच ए आप बनाओगे क्या, कि म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू डेल्टा डैश विच इज ग्रेटर देन डेल्टा जीरो। तो मैंने कोई भी डेल्टा डैश मान लिया ताकि मैं बीटा सेट कर सकूं, और उस पे जो मेरी वैल्यू बनेगी, नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट टाइप टू एरर। ठीक है बेटा, नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट एक्सेप्ट एच जीरो when true value of म्यू वन माइनस म्यू टू इज डेल्टा डैश। समझ लो, एक्सेप्ट एच जीरो when the true value of म्यू वन माइनस म्यू टू इज डेल्टा डैश। ठीक। तो इसका सिंपल सा प्रोसीजर था, वो मैंने पिछली क्लास में प्रॉपरली डिस्कस किया था, और मैंने बोला था कि बेटा आपको सिर्फ इस बार डिस्कस करके दिखा रहा हूं, अगली बार सिर्फ आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट याद रखना है। तो अब ये जो सोल्व करके बनेगा, दिस इज कैपिटल फाई जेड अल्फा माइनस डेल्टा डैश माइनस डेल्टा जीरो बाई सिग्मा। ठीक है बेटा, वेयर ये जो सिग्मा मैंने लिखा है, दिस इज नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर बाई एम प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाई। ठीक है। तो पहला अगर आपका राइट टेल्ड वाला केस है तो इस तरीके से आप बीटा डेल्टा डैश आप चूज कर सकते हो। नाउ सिमिलरली सेकंड अगर आए, आपका अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेफ्ट टेल टेस्ट है तो म्यू वन माइनस के म्यू टू इज लेस देन डेल्टा जीरो है।
देन, तो जो मेरा, मान लो, बीटा डेल्टा डैश बनेगा बच्चों। नाउ दिस इज डिफाइंड एज 1 माइनस कैपिटल फाई माइनस के जेड अल्फा माइनस डेल्टा डैश माइनस डेल्टा जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा, अंडर द यूजुअल नोटेशन। बाकी जितनी नोटेशन बच गई वो सब की सब यूजुअल नोटेशन है। नाउ थर्ड मेरा है, अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा जीरो, देन अब क्या होगा जी, बीटा डेल्टा डैश इज इक्वल टू कैपिटल फाई जेड अल्फा बाई टू माइनस डेल्टा डैश माइनस डेल्टा जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस कैपिटल फाई माइनस के जेड अल्फा बाई टू माइनस डेल्टा डैश माइनस डेल्टा जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये हम लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। अब जेड अल्फा बाई टू क्यों आया आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे पास टू टेल टेस्ट है। अगर सिंगल टेल टेस्ट होता तो अल्फा का सारा रीजन मैं एक तरफ देता, लेकिन अब क्योंकि सिंगल टेस्ट टेस्ट नहीं है, टू टेल टेस्ट है, तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। ठीक है बेटा, चलिए एक सेकंड मेरे बच्चों। अब क्या हो रहा है कि बीटा की वैल्यू आपने डिसाइड कर दी, अब बारी आती थी सैंपल साइज निकालने की। लेकिन यहां पे थोड़ा सा बात है कि सैंपल साइज जब आप निकालेंगे तो दो है सैंपल ना, एक एम और एक एन, तो दोनों कभी नहीं निकल सकते। उसका रीजन है, एक इक्वेशन बनेगी जैसे वहां पर बनी थी, और एक इक्वेशन अगर है और दो अननोन है तो उसके हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। तो मैथमेटिशियन क्या करते हैं, एग्जामिनर क्या करता है, एक सैंपल साइज आपको दे देता है और वो दूसरा पूछ लेता है। समझ गए, बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पे भी फिर से वही बात, चलिए खैर। नाउ वी फाइंड स्मॉल एम एंड स्मॉल एन एज, कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो वही बात है, आपको बताना पड़ेगा कि आपका अपर टेल टेस्ट है, लोअर टेल टेस्ट है, या टू टेल टेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने केस ले लिया फॉर अपर और लोअर टेल्ड टेस्ट। ठीक है बेटा, या तो अपर होगा या तो लोअर, मतलब राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। एम एंड एन आर कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिलेशन बनेगा, ये पहले भी बन चुका है, सेम फॉर्मेट में बनेगा। सिग्मा वन स्क्वायर बाई एम प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन इज इक्वल टू डेल्टा डैश माइनस डेल्टा जीरो का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड अल्फा प्लस जेड बीटा का होल स्क्वायर, वेयर अल्फा इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड बीटा इज व्हाट, द प्री डिफाइंड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर। वो बीटा की वैल्यू डिफाइन करते थे ना, तो दैट इज योर बीटा, पहले भी आपका आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहीं पे मेरे बच्चों, सेकंड में तो लेफ्ट टेल के लिए भी यही रहेगा, राइट टेल के लिए भी यही रहेगा। अगर वो टू टेल्ड कर देता है भाई, सपोज फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव वो टू टेल्ड बना देता है, तो क्या होगा? नाउ फॉर टू टेल टेस्ट एम एंड एन आर कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल सेम है, सिग्मा वन स्क्वायर बाई एम प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन इज इक्वल टू डेल्टा डैश माइनस डेल्टा जीरो का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड अल्फा बाई टू प्लस जेड बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, बी केयरफुल। पिछले केस में भी, पिछली क्लासेस में भी हमने जब टू टेल्ड की बात करी थी तो बीटा को सेम रखा था और अल्फा को जेड अल्फा बाई टू किया था, क्योंकि दोनों तरफ का रीजन छूटेगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एक इक्वेशन बन रही है, दो अननोन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो यहां पर वो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सैंपल साइज आपको दे देता है। बहुत सिंपल है, ठीक। नाउ अब आता है केस टू। केस टू कौन सा है? इफ पॉपुलेशंस आर नॉट नॉर्मल एंड
variances are also not known। ठीक है बेटा, आर आल्सो नॉट नॉन। ठीक है, मतलब नॉन नहीं है आपके वेरिएंसेस, बट क्या है, सैंपल साइजेस आर लार्ज। दैट मीन्स m इज ग्रेटर देन 40 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है बेटा, अब यहां पे एक चीज समझा दूं आपको। जो आपकी बुक है, हो सकता है वो m इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 40 लिख दे, n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 40 लिख दे, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 लिख दे। बट इन जनरल जो सैंपल साइज जो लार्ज होता है स्टैटिस्टिक्स में, वो ग्रेटर देन 30 होता है। ठीक, तो क्योंकि आपकी बुक में ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 40 यूज किया गया है, तो मैं इसमें भी कंसिडरेबल हूं, मुझे कोई ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं करना है। आप बुक के अकॉर्डिंग ही चल सकते हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम आएगा, जो एग्जाम चेक होगा, वो डिवोर के अकॉर्डिंग होगा। अदरवाइज डिवोर भगवान नहीं है ना, डिवोर स्टैटिस्टिशियन है। डिवोर से बहुत अच्छे अच्छे राइटर स्टैटिस्टिक्स में है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ज्यादातर राइटर ग्रेटर देन 30 को मान के चलते हैं, पर डिवोर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 करता है। स्पेशली हो सकता है इस थ्योरी के लिए वो यूज करता हो। तो इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो समझ में आए वो आप लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई गुनाह नहीं हो जाएगा कि सर उसने तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 40 लिखा है, एन को भी और एम को भी, तो कोई फर्क उतना नहीं पड़ना है। हाँ, 30 या उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंसिडरेबल है। तो अब क्या केस कह रहा है वो, कि आपकी जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो नॉर्मल नहीं है, और जो वेरिएंसेस है वो भी अननोन है। तो बच्चों, आपको मैंने बताया था कि अगर सैंपल साइज लार्ज होते हैं, तो बाय द सीएलटी जो आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाओगे, वेरिएंसेस का इस्तेमाल मत करना, उनके सैंपल वेरिएंसेस का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, तो भी वो अप्रोक्सीमेटली जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनेगा, वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल को फॉलो करेगा। सो इन दिस केस सो इन दिस केस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जेड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करूंगा, जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार माइनस डेल्टा जीरो, क्योंकि अंडर द नल हाइपोथेसिस है, डिवाइडेड बाय एस वन स्क्वायर बाई एम प्लस h2 square by n, but this follow approximately normal 0,1। सिंपल है बेटा, बिल्कुल ठीक है। बट ये क्या करेगा, ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगा, एग्जैक्टली नॉर्मल बने ऐसा जरूरी नहीं है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम भी नहीं है, ये आपके लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है। आप तो देखते ही क्वेश्चन करोगे, वो टेबल आपको नॉर्मल की ही देखनी है। बस आप चाहो तो मैक्सिममली इक्वल ना लिख कर अप्रोक्सीमेटली इक्वल रिजल्ट लिख सकते हो, बस। ठीक है, चलिए। तो मेरे बच्चों, ये थी मेरी थ्योरी। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जामों में आ सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, सारी बैक एक्सरसाइज तो मैं करूंगा नहीं सोल्व। ठीक है, जो आ सकते हैं वो ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने उठाया है। The National Health Statistician report dated on this include the following information on the height for non-Hispanic white females। तो कुछ डाटा दिया गया है। ये क्वेश्चन मैं पिछली यूनिट में भी आपको करवा चुका हूं, जब इंटरवल एस्टिमेशन बना रहा था, लेकिन तब मैंने सिर्फ ए पार्ट करवाया था बच्चों, क्योंकि उसमें सिर्फ इंटरवल एस्टिमेशन की बात थी। आज मैं ए बी सी डी सारे पार्ट कराऊंगा, क्योंकि अब ये मेरा टॉपिक चल रहा है। तो क्या कह रहा है कि अगर एज है 20 से लेके 39, सैंपल साइज है 866, सैंपल मीन है 64.9, और जो स्टैंडर्ड एस्टिमेटेड या स्टैंडर्ड मीन एरर है वो है 0.09। स्टैंडर्ड एरर इन मीन का मतलब होता है सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एन। या स्टैंडर्ड एरर जब आप इसको कर दोगे, जिसको मान लो वेरिएंस आपने निकाला, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन। स्टैंडर्ड एरर कर दोगे तो सिग्मा बाई रूट एन बन के आ जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बता चुका हूं। सिमिलरली दूसरा डाटा दे दिया आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट ए कॉन्फिडेंस इंटरवल एट कॉन्फिडेंस लेवल अप्रोक्सीमेटली 95%।
अप्रोक्सीमेटली टर्म का इसने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। फॉर द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन हाइट फॉर यंगर वुमेन एंड दैट फॉर द ओल्डर वुमेन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मेरे बच्चों हम लोग डाटा लिख लेते हैं। डाटा में क्या है, एम की वैल्यू दी गई है 866, एन की वैल्यू दी गई है 934, ठीक है, एक्स बार दिया गया है 64.9, वाई बार दिया गया है 63.1, ओके। स्टैंडर्ड एरर इन एक्स बार जो कि बराबर होता है सिग्मा 1/√m के, वो दिया गया है 0.09। स्टैंडर्ड एरर इन मीन ऑफ सेकंड सीरीज जो कि सिग्मा 2/√n के बराबर होता है, एंड दिस इज 0.11 के बराबर हुआ, ठीक है। अब अगला मुझे दिया गया है अल्फा की वैल्यू है 0.05, तो इसका मतलब जेड अल्फा बाई 2 बराबर होगा जेड 0.025। नाउ दिस इज इक्वल टू 1.96 फ्रॉम द टेबल। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है बेटा। नाउ अब अगर हम इसका ए ही पार्ट कर दे पहले, तो क्या रूल था, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज, कैसे डिफाइन करते थे हम, एक्स बार माइनस वाई बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एम प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई एन, ठीक है। ये रूल हुआ करता था इंटरवल एस्टिमेशन का। इसको अगर हम थोड़ा सा सोल्व करें तो एक्स बार किसके बराबर है 64.9 माइनस वाई बार किसके बराबर है 63.1, चलिए प्लस माइनस 1.96 अंडर द रूट ऑफ 0.09 का होल स्क्वायर प्लस 0.11 का होल स्क्वायर। ये समझ गए होंगे मैंने क्यों लिखा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1.52 से लेके 2.08 के बीच में आपका इंटरवल बनेगा, ठीक है। तो ये इंटरवल मैं पहले भी बना चुका हूं आपका, तो कोई इसमें जो है प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बारी आती है बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या कर रहा है बेटा, लेट म्यू1 डिनोट द पॉपुलेशन मीन हाइट फॉर दोज एज्ड 20 to 39, जो यंगर वुमेन है उनका जो पॉपुलेशन हाइट का जो मीन है वो म्यू1 है, एंड म्यू2 डिनोट द पॉपुलेशन मीन हाइट फॉर दोज एज 60 एंड ओल्डर, जो ओल्डर फीमेल्स है उनका इतना है, ठीक है। इंटरप्रेट द हाइपोथेसिस H0, क्या है, म्यू1 माइनस म्यू2 इज 1 एंड HA यानी कि अल्टरनेटिव म्यू1 माइनस म्यू2 इज ग्रेटर देन 1, ऐसा उसने पूछा, इंटरप्रेट करना है इस हाइपोथेसिस को। एंड देन कैरी आउट ए टेस्ट ऑफ these hypotheses at level of significance 0.001, तो 0.1% जो है आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है यूजिंग द रिजेक्शन रीजन अप्रोच। तो पी वैल्यू अप्रोच नहीं लगानी है, रिजेक्शन रीजन अप्रोच आपको लगानी है अल्फा वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बी पार्ट में सबसे पहले जो H0 उसने बनाया, क्या बनाया, म्यू1 माइनस म्यू2 इज इक्वल टू 1। HA जो उसने बनाया, म्यू1 माइनस म्यू2 इज ग्रेटर देन 1, अल्फा किसके बराबर दे रखा है 0.001। तो हमारे पास जो है राइट टेल टेस्ट है, तो लिख दिया, हेयर वी हैव राइट टेल टेस्ट, ठीक है। सो द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर H0 इज, कैसे डिफाइन करेंगे, Z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार माइनस डेल्टा जीरो डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ स्टैंडर्ड एरर इन एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एरर इन वाई बार का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार 1.8 के बराबर है माइनस डेल्टा जीरो 1 के बराबर है, ये क्या हो गया अंडर द रूट ऑफ 0.09 का स्क्वायर प्लस
0.11 का स्क्वायर एंड नाउ दिस इज बिकम 5.63। तो जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू आपके पास आ गई नाउ एट अल्फा इज इक्वल टू 0.001। तो दिस इंप्लाइज जेड अल्फा इज इक्वल टू 3.09। क्योंकि मैं वन टेल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, राइट टेल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो सारा अल्फा मुझे एक तरफ ही बच्चों देना पड़ेगा नाउ सिंस जेड कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू 5.63 is greater than z alpha which is equal to 3.09। तो क्या हुआ, जो z कैलकुलेटेड है वो रीजन ऑफ रिजेक्शन में जा रहा है क्योंकि राइट की तरफ हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो H0 इज रिजेक्टेड विच इंप्लाइज वोट H0 इज रिजेक्टेड। ठीक है बेटा। तो जो मेरा प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी कि भाई आपका, अगर आप एक सेकंड के लिए सिनेरियो थोड़ा सा चेक करें कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, तो हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द पी वैल्यू फॉर द टेस्ट यू कैरिड आउट इन बी, बेस्ड ऑन दिस पी वैल्यू वुड यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट एनी रीजनेबल सिग्निफिकेंस लेवल एक्सप्लेन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पी वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको जो है डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पी वैल्यू देखते हैं। पी वैल्यू, अब मेरे बच्चों क्योंकि राइट की तरफ हम है रिजेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज 1 माइनस पाई ऑफ जेड। और जेड क्या है, जो आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आई है, इसका मतलब दिस इज 1 माइनस कैपिटल फाई ऑफ 5.63। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस 0 0। ठीक है, तो पी वैल्यू 0 आ गई। नाउ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी रिजेक्ट H0। ठीक है बेटा, तो पी वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हम H0 को रिजेक्ट ही करेंगे। चलिए जी, नाउ डी पार्ट क्या है, व्हाट हाइपोथेसिस वुड बी appropriate if mu1 referred to the old age group, mu2 to the young age group, and you wanted to set if there was compelling evidence for concluding that the population mean height of younger women exceed that the older women by more than one। सिंपल है, मतलब सिर्फ इसने नोटेशन चेंज की है। अब ये क्या कर रहा है कि जो यंगर वुमेन है उनकी हाइट, उनकी जो एवरेज हाइट है उसको म्यू टू मान रहा है, ओल्डर क्यों म्यू वन मान रहा है, बस सिंपल है। तो क्या होगा, H0 जो अब बनेगा मेरे बच्चों वो क्या बनेगा, म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू 1। HA जो बनेगा वो म्यू टू माइनस म्यू वन इज ग्रेटर देन 1। और आप ऐसे भी बना सकते हो, H0 म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू -1। HA म्यू वन माइनस म्यू टू इज लेस देन -1। बिल्कुल आप ऐसे भी बना सकते हो, सिंपल था बिल्कुल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो जनरली क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते, बस आपको थ्योरी अच्छे से एक बार पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने लिया है बच्चों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, an experiment to compare the tension bond strength of polymer latex modified mortar, कुछ कुछ दिया है, to that of unmodified mortar result in x bar is 18.12। द मॉडिफाइड मोर्टार m इज इक्वल टू 40 साइज है, y बार दे दिया, n की वैल्यू दे दी, लेट म्यू1 म्यू2 बी द ट्रू एवरेज टेंशन बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर द मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड मोर्टार्स रेस्पेक्टिवली, एज्यूम दैट द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशंस आर बोथ नॉर्मल। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि नॉर्मल पॉपुलेशन दे दी, क्योंकि सैंपल साइज एक छोटा है, 32 है ना, तो वो मतलब उसने 40 माना है, मैंने बोल दिया था आपको। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले एज्यूमिंग दैट सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों नोन दे दिए, हाइपोथेसिस सेट कर दी, लेवल दे दिया, आपको बताना है कि रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। ठीक है बेटा, तो चलिए
तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी लिख लेते हैं। एक्स बार किसके बराबर है? 18.12। वाई बार किसके बराबर है? 16.87। ओके। एम की वैल्यू कितनी है? 40। चलिए, एन की वैल्यू कितनी है? 32। चलिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा 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 दिया है 0.01। 0.01, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम ए पार्ट देखें, तो ए पार्ट में सिग्मा वन बराबर है 1.6 के, सिग्मा टू बराबर है 1.4 के, अल्फा बराबर है 0.01 के। एच जीरो क्या है मेरे पास? म्यू वन माइनस म्यू टू इज 0। ठीक है, ए पार्ट में। ठीक है। और एच वन क्या है मेरे पास? म्यू वन माइनस म्यू टू इज पॉजिटिव। तो क्या है? राइट टेल टेस्ट है। राइट टेल टेस्ट है। नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जेड इज व्हाट? एक्स बार माइनस वाई बार माइनस के डेल्टा जीरो डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर बाई एम प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन। नाउ विच इज व्हाट? 18.12 माइनस 16.87 माइनस के जीरो डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ सिग्मा वन का स्क्वायर हो जाएगा 2.56 डिवाइडेड बाय 40 दे रखा है, प्लस सिग्मा टू स्क्वायर हो जाएगा 1.96 डिवाइडेड बाय 32 दे रखा है, और ये बराबर है 3.53 के। ठीक है बेटा। तो जेड की जो वैल्यू आई कुछ इस तरीके से हमने डिफाइन कर दी। नाउ वन टेल टेस्ट है, तो जेड अल्फा निकालेंगे विच इज इक्वल टू जेड 0.01, दिस इज इक्वल टू 2.33। सो यहाँ पे क्या मिला आपको? जेड कैलकुलेटेड जो मिल रहा है वो ग्रेटर देन मिल रहा है जेड अल्फा से। इसका मतलब वी रिजेक्ट एच जीरो। ठीक है बेटा, क्योंकि ये रूल है। चलिए, बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर फॉर द टेस्ट ऑफ पार्ट ए व्हेन म्यू वन माइनस म्यू टू इज वन। बिल्कुल सिंपल। क्या है? आपको चाहिए बीटा वन। सीधा सीधा राइट टेल टेस्ट है, फॉर्मूला लगाइए। पाई ऑफ जेड अल्फा माइनस डेल्टा डैश माइनस डेल्टा जीरो बाई सिग्मा। चलिए जी, फाई ऑफ जेड अल्फा किसके बराबर है? 2.33 माइनस 1 - 0 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ सिग्मा 2.56 बाई 40 प्लस 1.96 बाई 32 मैंने बनाया। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? फाई ऑफ माइनस के 0.50 विच इज इक्वल टू 0.3085। बच्चों देखो, कैलकुलेशन आप थोड़ी सी एक बार करके देख लिया करो। कभी कभी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, और अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी तो रिजल्ट भी हम वही लिखेंगे जो कैलकुलेशन हमारी के अकॉर्डिंग था। तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है। चलिए, अगला है सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? सपोज दैट इन्वेस्टिगेटर डिसाइड टू यूज ए लेवल 0.05, 5% लेवल ले रहा है। टेस्ट विच इज बीटा इज इक्वल टू 0.10, म्यू वन माइनस म्यू टू दिस वन, एम इतना, वट वैल्यू ऑफ एन इज नेसेसरी। देखिए वही बात आ गई, मैंने क्या बोला था? बीटा दे दिया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे दिया आपकी, यानी कि डेल्टा डैश दे दिया आपको, और आपको एक सैंपल साइज दे दिया। दूसरे के बारे में पूछेगा क्योंकि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे नहीं तो आपको पता है अल्फा क्या दे दिया यहाँ पे? 0.05। चलिए, तो सबसे पहले तो जेड अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 1.645। चलिए जी, बीटा किसके बराबर दे रखा है? 0.10। तो यहाँ पे जेड बीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1.28। ये टेबल से मिल जाएंगे आपको। चलिए, म्यू वन माइनस म्यू टू विच इज इक्वल टू डेल्टा डैश किसके बराबर दे रखा है? 1 के बराबर दे रखा है। एंड अंडर द नल हाइपोथेसिस डेल्टा जीरो किसके बराबर है? वो डेल्टा जीरो किसके बराबर था? जीरो के। जीरो के। तो मेरे बच्चों, देन वी कैलकुलेट सैंपल साइज
एस। कैसे कर सकते हैं? फॉर्मूला पता है, सिग्मा वन स्क्वायर बाई एम प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन इज इक्वल टू डेल्टा डैश माइनस डेल्टा जीरो का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड अल्फा प्लस जेड बीटा का होल स्क्वायर। वैल्यू डालिए, 2.56 बाई 40 प्लस 1.96 बाई एन, क्योंकि मुझे चाहिए ये 1 के बराबर। दिस इज 1.645 प्लस 1.28 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों, सोल्व करोगे एन की वैल्यू आएगी 37.06। नाउ दिस इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 38। और आपको पता है 38 मैंने क्यों लिया है, बिल्कुल सिंपल। और बचा है कुछ? डी पार्ट क्या करा? हाउ वुड द एनालिसिस एंड कंक्लूजन ऑफ पार्ट ए चेंज इफ सिग्मा वन सिग्मा टू वर अननोन बट एस वन इतना और एस टू इतना। देखिए मेरे बच्चों, तो जो डी पार्ट है आपका बिल्कुल सिंपल है। वो कह रहा कि अगर आपका सिग्मा वन सिग्मा टू अननोन हो जाए और उसके प्लेस पे एस वन एस टू मिल जाए, तो क्या आप कोई अपने रिजल्ट को चेंज करोगे? आंसर है नहीं। उसका रीजन है क्योंकि एन और एन टू, एन और एम जो है ना वो लार्ज है। एक तो 40 है, एक 40 से कम है, लेकिन फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप जेड लगाएंगे तो भी अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट सेम आएगा, और आप अगर टी लगाएंगे तो भी अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट सेम आएगा। तो मैंने लिख दिया कि सिंस एन इज इक्वल टू 32 विच इज नॉट लार्ज, मैंने मान ली, बुक की बात मान ली। सो वी यूज टी टेस्ट बट वी स्टिल रिजेक्ट एच जीरो। रिजेक्ट एच जीरो क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज कहती है कि 32 पे भी आप लार्ज मान सकते हैं, तो बाय द सीएलटी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनेगा ही, आप उसके प्लेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई रिजल्ट में चेंज नहीं होगा, बाकी जो चीजें हैं वो चेंज लिटिल बिट हो सकती है मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों, होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं बार बार कहता हूँ कि बेटा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, आप मुझे कह सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए खैर, इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा है मेरी रिकॉर्डिंग, बट एनीवे आगे से हम और थोड़ा फास्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।